तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मास्यूटिकल टेक्निकल टॉक्स। तो मैं गोपाल मंडलोई आप सभी का एक और नए वीडियो के साथ आपका इस लर्निंग वीडियो सीरीज में स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑटोमेटिक कैलकुलेशन फॉर द नाइट्रोसामाइन इम्प्योरिटी फॉर द क्लीनिंग वैल्यूएशन। मतलब कि क्लीनिंग वैल्यूएशंस में हम नाइट्रोसामाइन इम्प्योरिटी को कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, कैसे उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे उसको हम इवेल्युएट कर सकते हैं कि नाइट्रोसामाइन का जो कंटामिनेशन है वो हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट में ना हो। अगर हमारा प्रीवियस प्रोडक्ट में नाइट्रोसामाइन इम्प्योरिटी का रिस्क है तो डेफिनेटली कि वो कैरी ओवर होकर नेक्स्ट प्रोडक्ट में जा सकता है। तो उस रिस्क को हम कैसे कवर कर सकते हैं और हम उसको क्लीनिंग वेल्यूएशन में लिमिट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको ये सब कुछ जानने में इंटरेस्ट है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो में क्या क्या चीज है, इस वीडियो में एक ऑटोमेटेड एक्सेल सीट है जो आपको ऑटोमेटिकली हर एक प्रोडक्ट का नाइट्रोसामाइन का लिमिट देगा ऑटोमेटिकली। और हम जो वर्स्ट केस आइडेंटिफिकेशन हमारा जो प्रोडक्ट का है वो भी ऑटोमेटिकली ये सीट करेगी और उसके बेस पे हमको ये ऑटोमेटिकली सब कुछ कैलकुलेट करके देगा। और जो हम नाइट्रोसामाइन इम्प्योरिटी का कैलकुलेशन करेंगे वो वर्स्ट केस बेसिस होगा, मतलब कि ये हमारे सारे प्रोडक्ट के लिए एप्लीकेबल होगा वन शॉट में। केवल हमको 3 रन लेना है किसी भी प्रोडक्ट का, जो भी हमारा प्रोडक्ट इसमें आएगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली हमारा सारा का सारा जितने भी हमारे प्रोडक्ट रहेंगे वो सारे के सारे हमारे ऑटोमेटिकली वैलिडेट हो जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू द नाइट्रोसामाइन इम्प्योरिटी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपके साथ अपनी एक्सेल शीट शेयर कर देता हूँ यहाँ पर। तो जस्ट मिनट वेट। या ओके। आई थिंक आपके साथ में आपको एक्सेल शीट मेरे दिख रही होगी शायद स्क्रीन पर। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। या ओके, ये आपको एक्सेल शीट स्क्रीन पर दिख रही है। तो यहाँ पर एक हम पॉइंटर ले लेते हैं ताकि आपको इजीली दिख सके। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने क्या करके रखा है कि एक प्रोडक्ट डिटेल डाल के रखी है। तो ये एक्सेल सीट 4 to 5 पार्ट्स में है। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहला जो पार्ट है इसमें हमको प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन डालना है। उसके बाद जो दूसरा प्रोडक्ट है यहाँ पर ये वर्स्ट केस नाइट्रोसामाइन इम्प्योरिटी फॉर मेको कैलकुलेशन। तो हमारा जो ये हमको एक मैन्युअल एंट्री डालना है यहाँ पर। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्स्ट केस प्रोडक्ट फॉर मेको कैलकुलेशन फॉर नाइट्रोसामाइन, ये आपको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर मिलेगा, आपको ऑटोमेटिकली आएगा। इक्विपमेंट का डिटेल हमको मैन्युअल डालना पड़ेगा यहाँ पर। उसके बाद हमारा ये ऑटोमेटिकली नाइट्रोसामाइन का लिमिट कैलकुलेट होगा यहाँ पर। जैसे इस केस में हमको 11.925 mg मिला हुआ है। उसके बाद यहाँ पर उसका स्वेप, अगर हम नाइट्रोसामाइन के लिए स्वेप का मेथड हमारे पास है, अगर स्वेप सैंपलिंग के थ्रू हम नाइट्रोसामाइन को इवेल्युएट करते हैं तो हमको स्वेप का लिमिट लगेगा, तो उसको हम इस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास स्वेप का मेथड नहीं है, हमारे पास ओनली रिंस का मेथड है, तो हम रिंस के मेथड के लिए भी हमको लिमिट लगने वाला है इंडिविजुअल इक्विपमेंट वाइज। तो वो मैंने यहाँ पर डाल के रखा है। ऑटोमेटिकली इसको कैलकुलेट करके हमको वॉल्यूम भी मिलेगा कि हमको कितना ml कितना लीटर से हमको इक्विपमेंट को रिंस करना है और उस क्वांटिटी को कलेक्ट करना है। उसके बाद हमको उसको एनालाइज करना है। तो हम इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में कितना नाइट्रोसामाइन है। ओके। तो अभी यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया है। तो अभी इसको मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ कि हमको कैसे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, प्रोडक्ट का डिटेल फिल करना है। तो इस प्रोडक्ट की डिटेल को फिल करने के लिए आपको ये 10 प्रोडक्ट का मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पर। आपको इन 10 प्रोडक्ट्स का नाम डालना है। उसके बाद आपको मिनिमम बेस साइज डालना है, मैक्सिमम बेस साइज डालना है, उसका एडीपीडी वैल्यू डालना है आपको। ठीक है। वैसे ये एडीपीडी वैल्यू का हमको रिक्वायरमेंट नहीं है इन केस ऑफ नाइट्रोसामाइन, क्योंकि हम यहाँ पर प्रीवियस प्रोडक्ट हमारा नाइट्रोसामाइन है, तो हमको प्रीवियस प्रोडक्ट से कोई लेना देना ही नहीं है। क्योंकि हमको सिर्फ नाइट्रोसामाइन इम्प्योरिटी हमारा प्रीवियस प्रोडक्ट है। तो अभी हमको सिर्फ नेक्स्ट वर्स्ट केस प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है। उसके लिए हमको क्या जरूरत पड़ने वाली है, एक तो मिनिमम बेस साइज का रिक्वायरमेंट पड़ने वाला है और हमको मैक्सिमम डेली डोज का रिक्वायरमेंट पड़ने वाला है। ये दो चीज, ये वाला मैक्सिमम डेली डोज। तो बस इन दोनों के बेस पे हमको ये रेशियो मिल जाएगा। इस रेशियो मिलने के बाद हमको यहाँ से नेक्स्ट वर्स्ट केस प्रोडक्ट मिल जाएगा, जिससे हमको इस केस में मिला है फिनोफाइब्रेट, क्योंकि उसका जो रेशियो है वो 40 to 5000। ये यहाँ पर ये आया है 40 to 5000, ये रहा। इसने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज किया है हमने, तो ऑटोमेटिकली इसने निकाल लिया यहाँ से। यहाँ से ये वैल्यू भी अपने पास ऑटोमेटिकली आ गई है। अब हमको यहाँ पर क्या डालना है, मेनली जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो NDEA। जैसे नाइट्रोसामाइन में भी कुछ 14 to 15 टाइप्स का इम्प्योरिटीज आ गया है आइडेंटिफाइड होके, क्योंकि किसी प्रोडक्ट में लोसार्टन है, मतलब सार्टन बेस है, या फिर किसी प्रोडक्ट में इर्बिसार्टन है, वलसार्टन है। जो सार्टन फैमिली के जितने भी प्रोडक्ट हैं उनमें नाइट्रोसामाइन का जो चांसेस है वो ज्यादा है। जैसे रेनिटिडीन भी है, रेनिटिडीन में भी उसका हाँ चांसेस है कि उसमें आता है। ओंडेसेट्रोन है। इस तरह से कई सारे ऐसे प्रोडक्ट है जिसमें नाइट्रोसामाइन इम्प्योरिटीज फॉर्म होती है, प्रोसेस के थ्रू फॉर्म होती है। तो वहां पर हमको नाइट्रोसामाइन का एक निकालना है। तो अभी
ऑलमोस्ट 15 to 17 इम्प्यूरिटीज है। तो उसमें से जो सबसे वर्स्ट केस है 26.5 mg पर डे, मतलब अगर लिमिट हमको एज पर ईएमए, मतलब जो यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी है, सबसे पहले उन्होंने इसके ऊपर पब्लिश किया था अपना आर्टिकल वगैरह। तो उसमें उन्होंने जो इसका लिमिट डिसाइड किया है पर डे का, जो इसका एक्सेप्टेबल डेली इंटेक है, मतलब वो कितना है 26.5 mg पर डे, नैनोग्राम पर डे, मतलब बहुत ही लोवेस्ट है। मतलब ये बहुत ही हाईली पोटेंशियल कार्सोजेनिक इम्प्यूरिटी है और हाईली हैजार्डियस इम्प्यूरिटी भी है। इसीलिए इसको हमको कंट्रोल करना काफी जरूरी है। अगर इसका कंटामिनेशन हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट में अगर हो भी गया तो हमारा रिकॉल हो सकता है प्रोडक्ट का, कई सारे हमारे इंडस्ट्री से हमारे कंपनी को नुकसान हो सकता है इसके बेस पे। तो हमको प्रॉपर वे में इसको असेसमेंट करना है। तो अभी आपको यहाँ पर मैंने एक एनडीईए, एक इम्प्यूरिटी है जिसका लिमिट 26.5 mg पर डे है। तो उसके बेस पे मतलब ये सेव रिकवरी, अभी सेव रिकवरी के आपके पास जो भी मेथड है, आपका जो भी मेथड है, जैसे कि 92% का रिकवरी है, या ऑलमोस्ट आपका फॉर एग्जांपल 85% का रिकवरी भी अगर आता है, तो हम यहाँ पर 85 भी कर सकते हैं। आपका जो भी रिकवरी है, एक्सेप्टेबल रिकवरी 80% से अगर प्लस है, दैट इज एक्सेप्टेबल। बट हाँ, अगर 70%, 80 से कम है, तो हमको उसमें करेक्शन फैक्टर वगैरह इंक्लूड करना है। करेक्शन फैक्टर वगैरह कैसे इंक्लूड करना है ऑलरेडी मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ। ठीक है, अगर आपको डाउट है कि हमको करेक्शन फैक्टर कैसे यूज करना है, तो एक सेपरेट वीडियो हम इसके ऊपर बना लेंगे। बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर हमको 90% से अबव मिला है, तो हमको करेक्शन फैक्टर का यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर हमको 90% से कम हमारा रिकवरी का स्टडी आ रहा है, तो हमको इस केस में रिकवरी फैक्टर मस्ट इंक्लूड करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या, ये जो प्रोडक्ट है नाइट्रोसामाइन है, ये हाईली एजार्डस है। तो हम इसके लिए यहाँ पर रिस्क नहीं ले सकते। 70% के बेस पे हम इसको नहीं कर सकते, 80% के बेस पे भी हम इसको नहीं कर सकते। ठीक है, 70% भी इज ओके, बट वहां पर हमको रिकवरी फैक्टर लगाना पड़ेगा। अगर हम रिकवरी फैक्टर नहीं यूज कर रहे और 70% यूज कर रहे हैं, दैट इज इनकरेक्ट प्रैक्टिस। तो आपको वहां पर उसको करेक्ट करना है। तभी ये वैल्यू हमको कहाँ से मिलेगी, ये वैल्यू हमको हमारे मेथड वैल्यूएशन से मिलेगी। अगर आपके यहाँ पर कोई मेथड वैल्यूएशन हुआ है नाइट्रोजन इम्प्यूरिटी का, तो ये वैल्यू आपको वहां से मिल जाएगी। अभी एलओडी क्या है, यहाँ पर एलओडी जस्ट मैंने एग्जांपल के लिए लिया है, ये मतलब 0.01 पीपीएम है, और एलओक्यू जस्ट 3 टाइम होता है एलओडी का, इसलिए मैंने 0.03 लिया है। तो ये हमको ये वैल्यू कहाँ से मिलेगी, एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन से ये वैल्यूज मिलने वाली है, क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाली जो फर्दर कैलकुलेशन होगी वो इसके बेस पर ही होने वाली है। तो ये चीज हमने यहाँ पर डाल दी। अभी एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर क्या लिया, 20 ml लिया है, अभी मैं इसको 25 ml कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर हम वॉल्यूम चेंज करेंगे, इसका क्या इम्पेक्ट होता है मैं आपको ये लास्ट में बताने वाला हूँ। तो ये जस्ट आपको ये डिटेल डालना है यहाँ पर, और उसके बाद ये डिटेल डालना है। अगर आपने ये शुरू के 2 टेबल में आपने डिटेल्स फिल कर दी, तो बाकी हमारी जो एक्सेल सीट है वो ऑटोमेटिकली हमको कैलकुलेट करके दे देगी। तो ये इक्विपमेंट का जो डिटेल है, ये तो हमको मैन्युअल डालना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये डिटेल्स नहीं आएगा। हाँ, इसको हम ऑटोमेटिकली भी फेच कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर है, तो हम इसको पाइथन या किसी लैंग्वेज के थ्रू ऑटोमेटिकली फेच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर से पर्टिकुलर किसी कोड के थ्रू, एपीआई डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू, और यहाँ पर ऑटो फेच कर सकते हैं। ठीक है, वो एक हमारा नेक्स्ट लेवल का अप्रोच है वो। अभी हम इसको थोड़ा नॉर्मल वे में ही लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ये डिटेल डालना है मैन्युअली। ज्यादा कोई खास डिटेल नहीं है, आपको बस आपके प्रोडक्ट में कौन सी इक्विपमेंट हो रहा है ऑलरेडी आपके पास लिस्ट होती है, तो वहां से आप इजीली डाल सकते हैं। सरफेस एरिया भी आपके पास इक्विपमेंट का होता ही है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आपको सरफेस एरिया दे देता है, तो आपको वो इजीली यहाँ से डाल देना है। ठीक है, आपका अगर क्लीनिंग प्रोसीजर का कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नंबर है इक्विपमेंट को क्लीन करने के, तो आप वो भी दे सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद आपको यहाँ पर ये मेको कैलकुलेशन होगा। तो अभी ये सीट वर्क कैसे कर रहा है, इस सीट में क्या हुआ है कि ये एडीपीडी है प्रीवियस प्रोडक्ट। अभी हमारा प्रीवियस प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर, नाइट्रोसामाइन। हम क्योंकि नाइट्रोसामाइन को चेक कर रहे हैं, तो हमारा वो प्रीवियस प्रोडक्ट हो गया। तो नाइट्रोसामाइन का एडीपीडी वैल्यू कितना है, 26.5 mg पर डे। तो अभी मैंने उसको क्या किया, एमजी में कन्वर्ट किया। क्यों, क्योंकि हमारा जो मिनिमम बेस साइज है नेक्स्ट प्रोडक्ट का, वो हमारा केजी में था, तो हमने उसको एमजी में कन्वर्ट किया। और जो हमारा एनजी है उसको हमने एमजी में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि ये कैलकुलेशन के लिए जरूरी है। हम एनजी में अगर इसको बेस साइज को कन्वर्ट करेंगे तो बहुत बड़ा वैल्यू हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि एनजी को हम एमजी में चले गए, और केजी से एमजी में आ गए। तो और हमारा जो डोज साइज है, जो मैक्सिमम डोज है वो 200 mg है। तो उसके बेस पे हमको जो मेरे को मिला है वो 11.925 mg मिला है। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा जो प्रीवियस प्रोडक्ट है, सपोज करो कि हमारा जो प्रीवियस प्रोडक्ट है वो इर्बोसार्टन है, या इंटरकेविर है, या कुछ भी, मतलब XYZ प्रोडक्ट है। ठीक है, हम एग्जांपल लेते हैं, हमारा जो प्रीवियस प्रोडक्ट है वो इर्बोसार्टन है। अब अगर इर्बोसार्टन में नाइट्रोसामाइन के चांसेस है, और उसके बाद हम बना रहे हैं कौन सा, फिलोफायरल बना रहे हैं,
तो फिनोफाइब्रेट में हम कितना अलाउ कर सकते हैं नाइट्रोसामाइन को। तो अगर फिनोफाइब्रेट में उसका बेस साइज 90 kg का अगर बेस साइज है और 200 अगर डेली डोज है फिनोफाइब्रेट का, तो उसमें हम 11.925 mg नाइट्रोसामाइन अगर चला भी गया तो भी कोई इम्पेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका परमिटेबल डेली एक्सेप्टेबल 26.5 mg पर डे। तो 11.925 mg भी अगर मिक्स हो गया हमारे प्रोडक्ट में तो कोई इम्पेक्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बेस साइज अगर यहाँ पर बेस साइज चेंज होगा तो लिमिट भी चेंज होगा, और डोज भी चेंज होगा तो लिमिट भी चेंज होगा। कैसे चेंज होगा ये मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद बताता हूँ। फिर हमारा ये 11.925 mg नाइट्रोसामाइन का लिमिट आ गया। अब हमको क्या, स्वेप अगर हमारे पास स्वेप का मेथड है तो हमको यहाँ सिंपल जस्ट हमारा जो क्लीनिंग वेल्सन में कैलकुलेशन करते हैं वही करना है। हमको यहाँ पर उसको टोटल मेको मल्टीप्लाइड बाय हम कितना सरफेस एरिया स्वेप कर रहे हैं। अगर हम 0.01 स्वेप कर रहे हैं तो हमको 0.01 डालना है। अगर हम, और यहाँ पर हमारा टोटल सरफेस एरिया, अब टोटल सरफेस एरिया कहाँ से आ रहा है? ये हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ से आ रहा है 67.2। ये यहाँ से ऑटोमेटिकली आ गया यहाँ पर। तो हमको 0.00018 mg पर स्वेप का लिमिट मिला है। अगर हमको स्वेप करना है तो स्वेप में हमारा लिमिट ये रहेगा। अगर उसको हम फर्दर पीपीएम में कन्वर्ट करेंगे तो 0.08 पीपीएम है, जो कि हमारे एलओक्यू से ज्यादा है। इट मीन्स कि हमारा जो लिमिट है वो, हमारा जो मेथड है वो एक्सेप्टेबल है। ये हमारा रेंज का लिमिट आ गया है। तो अभी यहाँ पर हमने क्या करा, इंडिविजुअल इक्विपमेंट का रेंज का लिमिट निकाला है। इंडिविजुअल इक्विपमेंट वाइज, जैसे शिफ्टर, अगर शिफ्टर में पर्टिकुलर शिफ्टर के लिए मैं देखूं कि अगर मैं पूरे शिफ्टर को एक सॉल्वेंट से रिंस करूं तो मुझे उसमें कितना है mg नाइट्रोसामाइन होना चाहिए। तो उसमें मतलब जो मेरा लिमिट आ रहा है वो 0.71 mg आ रहा है शिफ्टर के केस में। तो शिफ्टर को मुझे कितना वॉल्यूम लेना पड़ेगा रिंस करने के लिए, वो मैंने यहाँ पर एलओक्यू के बेस पे निकाला है। एलओक्यू मेरा कितना है? 0.03 है पीपीएम है। उसके बेस पे मैंने ये एलओक्यू निकाला, तो मुझे 23.6 लीटर मेथनॉल या जो भी हमारा रिंस सॉल्वेंट है वो हमको लेना है। जिसमें आपका सुइटेबल मेथड डेवलपमेंट हुआ है, आपकी आपकी जो एएमबी टीम ने या आपकी जो एडीएल टीम ने जो आपको मेथड बना के दिया है, उसमें आपका जो भी सॉल्वेंट है आपको वही यूज करना है। तो वो कितना ml यूज करना है, कितना लीटर यूज करना है, वो हमको कैलकुलेट करना है। तो वो यहाँ पर हमको कैलकुलेट करना है इस बेस पे। अगर हमारा रिकवरी स्टडी परफॉर्म हुआ है 20 ml पर, तो हमको ये वॉल्यूम है। तो हमारा दो अप्रोच है, ये अलग अलग वॉल्यूम नहीं है। ये क्या, या तो ये यूज करेंगे हम या तो ये यूज करेंगे। बट एज पर द साइंटिफिक अप्रोच अगर देखा जाए तो हमको ये वाला अप्रोच यूज करना चाहिए, क्योंकि ये साइंटिफिक रेशनल है, और जो ये है ये ट्रेडिशनल है। हालांकि ये भी ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको भी जस्टिफाई कर सकते हैं। तो अभी हमने हमारा जो ये एक्चुअल है, मतलब हमने जो एक्चुअल किया है 10 बाई 10 सरफेस के लिए हमको कितना ml लगा, उसके बेस पे हमने इसको निकाला है कि हमारा 4 स्क्वायर मीटर सर्कल के लिए हमको कितना वॉल्यूम लगने वाला है। तो हम इन दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी इसका मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इम्पेक्ट होता है और कैसे लिमिट चेंज होता है और क्या क्या इसमें। तो अभी यहाँ पर अगर हम सपोज अगर हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट चेंज हो रहा है, जैसे अभी हमारा ये फिनोफाइब्रेट है। अगर फिनोफाइब्रेट हमारा वर्स्ट नेक्स्ट वर्स्ट केस क्यों है? क्योंकि इसका रेशियो ज्यादा है। अगर मान लो कि मैं यहाँ पर इसका बेस साइज, इसका जो डोज है, मैक्सिमम डोज है, उसको अगर कम कर देता हूँ, तो ये फिनोफाइब्रेट का डोज हमारा 200 है, इसको अगर मैं 50 कर देता हूँ तो हमारा जो रिस्क है थोड़ा कम हो जाएगा। हमारा दूसरा प्रोडक्ट आ जाएगा, क्योंकि इसका जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा। अभी देखो हमारा इर्बोसाटन नेक्स्ट प्रोडक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि उसका रेशियो कम हो गया है यहाँ पर, ये रेशियो कम हो गया। अभी अगर इसका मैं बेस साइज बढ़ा दूँ, जैसे मिनिमम बेस साइज है, तभी मैं इसको 5,500 mg कर दूँ, तो अभी जो मेरा वैल्यू है वो वलसाटन हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वलसाटन मेरा नेक्स्ट वर्स्ट केस हो गया। तो अब देखो मेरा लिमिट भी सब कुछ चेंज हो रहा है। अभी यहाँ पर जैसे पहले 11.22 mg स्वेप का लिमिट आया था, अब मेरा स्वेप का लिमिट चेंज हो गया, क्योंकि अब यहाँ पर क्या बेस साइज बढ़ गया ना। देखो यहाँ पर क्या हुआ, अब मैं 21.2 mg अलाउ कर रहा हूँ, मतलब अलाउेबल है किसके लिए, जैसे ये कि जिसका बेस साइज मेरा मतलब कितना है। अब यहाँ पर ये वैल्यू ज्यादा वो हो गया है, तो मैं इसको थोड़ा बेस साइज छोटा ये कर लेता हूँ। वलसाटन का है, तो ये वलसाटन में हमारा मिनिमम वेज 190 हो गया है, तो इसको मैं एक काम करता हूँ 90 mg करता हूँ। ठीक है, अलग अलग ऑलरेडी वो हमारा लिमिट चेंज हो जाएगा दूसरा। तो यहाँ पर हमको ये वैल्यू मिला, तो हम क्या कर रहे हैं कि जो 250 डोज है अगर, और हमारा बेस साइज किसका, वलसाटन का अगर बेस साइज मेरा कितना है 200 kg का बेस साइज है और उसका डोज 250 mg का है, तो उसके बेस पे मैं कितना अलाउ कर रहा हूँ 21.2 mg। अगर पर्सन ने इंटेक भी कर लिया तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम इतना पूरी बेच में अलाउ कर रहे हैं। अभी हम पूरा एक पर्सन पूरी बेच तो इंटेक नहीं करेगा, ठीक है। अभी इसको हम पर्टिकुलर एक सिंगल उसके लिए निकालते हैं, तो यहाँ पर हम स्वेप करते हैं 10 बाई 10 का सरफेस एरिया हम स्वेप कर रहे हैं, तो हमारा उसके लिए लिमिट ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमारा देखो ये क्वांटिटी भी चेंज हो रही है वॉल्यूम की, क्योंकि लिमिट चेंज हो रहा है, हमारा मेको चेंज हो रहा है, मतलब लिमिट चेंज हो रहा है। मेको क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि हमारा प्रोडक्ट का
नेक्स्ट वर्स्ट केस, अभी अगर मान लो कि आपकी फैसिलिटी में अभी जो वर्स्ट केस प्रोडक्ट है वो वन साइडर है। अभी कोई नया प्रोडक्ट आता है और हम जब उसका यहाँ पर वैल्यू डालते हैं और यहाँ पर प्रोडक्ट चेंज नहीं होता है, मतलब कि हमको कोई इम्पैक्ट नहीं है जब तक हमारा नेक्स्ट वर्स्ट केस प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा, तब तक हमको कोई इम्पैक्ट नहीं है। जिस दिन हमारा एक ऐसा कोई सा प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ कि उसने हमारे लिमिट्स को चेंज कर दिया, वर्स्ट केस कंडीशन को चेंज कर दिया, तो हमको वहां पर फिर से रीइवेल्यूएट करना पड़ेगा। अगर लिमिट हमारा ज्यादा आ रहा है तो हमको करने की जरूरत नहीं है, अगर लिमिट कम हो रहा है तो फिर हमको उसको इवेल्यूएट करना पड़ेगा। तो ये तो हुई बात प्रोडक्ट की। अब मैं आपको बताता कि एनालिटिकल मेथड वेरिएशन का क्या रोल है नाइट्रोसामाइड में। अभी जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिया, स्वेप डाइल्यूशन 25 ml लिया था, तो अभी हमको रील्स का क्वांटिटी कैलकुलेट करना है। तो मैंने यहाँ पे 20 ml लिया है, अगर मैं 50 ml लेता हूँ तो देखो क्या होगा, यहाँ पर वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा। देखो ये वॉल्यूम रिकवरी स्टडी की बेस पे अब मुझे शिफ्टर को रील्स करने के लिए 20 लीटर लगने वाला है। ठीक है, अभी जैसे मैं इसकी वैल्यू को और बढ़ाता हूँ, जैसे ये 150 ml किया तो मैंने इसको 100 ml करता हूँ, तो देखो मेरा वैल्यू जो रील्स क्वांटिटी है वो डबल हो गई। पहले 20 लीटर था, अभी 40 लीटर हो गया। ओके, तो मतलब मुझे रिकवरी जितना कम सॉल्यूशन पे मिलेगी मुझे रिंग्स के लिए, उतना अच्छा रहेगा मेरे लिए कि मुझे रिंग्स सॉल्यूशन कम लगेगा। अगर मेरा रिकवरी स्टडी ज्यादा पे हो रहा है तो मुझे फिर ज्यादा सॉल्वेंट का रिक्वायरमेंट लगने वाला है। तो यहाँ पर अगर जैसे मैं, मुझे मान लो 10 ml में ही रिकवरी मिल गया, तो 10 ml में रिकवरी मिल गया तो अभी मेरे को क्या करना, यहाँ पर जो मेरा लिमिट है वो, okay, तो आई थिंक आपको यहाँ तक ये समझ में आ रहा होगा। अभी एलओक्यू के बेस पे क्या है, जैसे अगर मान लो कि मैं अपना एलओक्यू वैल्यू भी चेंज करता हूँ, जैसे अभी मेरे को अगर एलओक्यू वैल्यू कितना मिला है यहाँ पर 0.03 मिला है, अगर मेरे को मान लो फॉर एग्जाम्पल 0.003 मिल जाता है, देखो 0.003 मिल जाता है तो मेरा एकदम नेग्लिजिबल वॉल्यूम हो जाएगा। देखो तो एलओक्यू ज्यादा हो गया, मतलब कि हमारा वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, हमको 420 लीटर सोल्यूशन लगने वाला है रिंस के लिए। बहुत ज्यादा हो गया ये, क्योंकि हमारा एलओक्यू वैल्यू बहुत ही कम है, तो हम इतने सॉल्यूशन यूज नहीं कर पाएंगे और हमारा कॉन्सेंट्रेशन भी कम हो जाएगा। तो हमको प्रॉपर डिटेक्शन नहीं होगा, तो इस केस में हमको ये भी यूज नहीं करना है, हमको हमारा एलओक्यू भी प्रॉपरली होना चाहिए, मतलब हमारा जो मेथड है वो एक वेल डेवलप्ड होना चाहिए। तो जनरली इतना एलओक्यू लोअर लोअर एलओक्यू नहीं रहेगा, तो हमको 0.05 कर देते, चलो फॉर एग्जाम्पल 0.05 किया, तो अभी देखो हमारा यहाँ पर वॉल्यूम कम हो गया, अभी हमको 25 लीटर लग रहा है। अगर मैं इसको 0.1 कर देता हूँ एलओक्यू वैल्यू को, तो मेरा यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो 12 लीटर हो गया है। तो ये सब डिपेंड करता है आपका पूरा कैलकुलेशन पर, और जो भी हम क्वांटिटी सिलेक्ट कर रहे हैं वो पूरा कैलकुलेटेड होना चाहिए। और यहाँ पर क्या है, क्लीनिंग वर्जन इतना मतलब क्या बोलते हैं कि थोड़ा लॉजिकल कंसेप्ट यहाँ पर इसीलिए आते हैं, काम आते हैं कि आपको कैसे मतलब लिमिट चेंज होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि आपकी लिमिट पूरा का पूरा डिपेंड करता है नेक्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, लिमिट का डिपेंड नेक्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर होता है, और जो भी वॉल्यूम वगैरह है ये पूरा हमारा मेथड वेरिएशन से रिलेटेड है। तो हमको यहाँ पर तो ऐसा मतलब ज्यादा हाइट एंड फाइट मतलब क्या बोलते हैं उसको, कि मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप इसको इजीली लर्न कर सकते हो, मतलब कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली एक्सेल सीट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑटोमेटिक आप इसको कैलकुलेट ये सीट आप यूज कर सकते हो। बट हाँ, इस सीट में क्या प्रॉब्लम है कि इस सीट में मैंने केवल 10 प्रोडक्ट को ही इंक्लूड किया है, अभी इसके बाद आप इसको ड्रॉप डाउन नहीं कर सकते, अगर ड्रॉप डाउन करोगे तो फॉर्मूला डिस्टर्ब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने ऑप्शन नहीं दिया है ड्रॉप डाउन। अभी क्या कर सकते हैं कि अगर मैं प्रोडक्ट डिटेल को सीट 1 में कर दूं, वर्स्ट केस को प्रोडक्ट सीट 2 में कर दूं, सीट 3 में कर दूं, सीट 4 में कर दूं, तो फिर क्या करोगे आप, अनलिमिटेड इक्विपमेंट अनलिमिटेड प्रोडक्ट आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। अभी इसको केवल मैंने एक ही सीट में समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए लिया है। अभी मेरा इसमें नेक्स्ट वर्किंग भी चल रहा है कि इसको मैं एक इंडिविजुअल सीट में कर दूं, ताकि अनलिमिटेड प्रोडक्ट, अगर आपकी फैसिलिटी में 100 प्रोडक्ट भी है तो भी आपको इस सीट में कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको बस यहाँ पर आपको वैल्यू डालना है, तो आपका ऑटोमेटिकली सब कुछ डिफाइन हो जाएगा। ओके, तो आई थिंक आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। और ठीक है, अभी इस इसके पहले जस्ट मैंने ये सीवी वाला ऑटोमेटिक एक्सेल सीट का वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो आप उसको भी देख सकते हैं। वहां पर भी ऑटोमेटिक क्लीनिंग रिएक्शन पूरा ऑटोमेटिक होता है, वहां पर नेक्स्ट वर्स्ट केस प्रीवियस वर्स्ट केस सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। तो जस्ट इसके पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किया है वो ऑटोमेटिक क्लीनिंग रिएक्शन का ही है, आप उसको भी देख सकते हैं। और डेफिनेटली आप जरूर कमेंट करके ये सीट आपको चाहिए रहेगी, तो ये सीट आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट सिर्फ एक कंडीशन है इसमें कि जब इस वीडियो को 5000 व्यू हो जाएंगे और करीब 1000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तो ये सीट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसके पीछे मेरा लॉजिक इतना ही है कि ये सीट ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले,
सबको मिले। इसीलिए आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको जल्द से जल्द अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और 5000 व्यू करें और 1000 सब्सक्राइबर करवा दें, ताकि इससे मुझे भी बेनिफिट मिले, आपको भी बेनिफिट मिले। और मेरा जो पर्पज है कि मुझे इसको हर एक इंसान को जो फार्मा इंडस्ट्री में काम करता है उसको सिखाना है। तो उसके लिए इस सीट का उनके तक पहुंचना बहुत जरूरी है। अभी अगर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा तो आप जो व्यूअर्स है जो अभी करंट में देख रहे हैं वो इसको देख लेंगे, उसका बेनिफिट ले लेंगे, लेकिन बाकी पर्सन्स को इसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो आप उसको ये करो, शेयर करो। ठीक है। और मैं इसको आपको एक चीज इसमें और बता दूं कि इसमें क्या है कि फॉर्मूले वगैरह सब पूरे मैंने मैंने इसमें फिट किए हुए हैं। तो मुझे पता है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर कैसे वर्क कर रहा है और कहाँ पर गलती हो सकती है। अभी क्या है कि आप इस सीट को ले लोगे एज सच और उसमें काम करोगे तो आप गलती कर दोगे। तो इसीलिए मतलब मैं आपके लिए एक सेपरेट ऑटोमेटिक, क्योंकि इसमें 10 प्रोडक्ट फिक्स है, अगर आपकी फैसिलिटी में 10 से कम प्रोडक्ट है, 10 प्रोडक्ट है, तो आप इसको इजीली कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास 11 हुआ है तो आप इसको नहीं कर सकते, क्योंकि 11वां प्रोडक्ट के डालने के लिए यहाँ पर जगह नहीं है और वो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन में फिट नहीं होगा। तो इसीलिए मैं एक नेक्स्ट शीट बनाने वाला हूँ। जब इसको आप सब्सक्राइब कर दोगे तब मैं आपके लिए एक नई शीट तैयार करूंगा, जिसमें आपके पास अगर एक प्रोडक्ट हो, 2 प्रोडक्ट हो या 100 प्रोडक्ट हो, जितने प्रोडक्ट भी हो, आप इसमें ऑटोमेटिकली उसको कर सकते हैं। और इसमें मैं लॉजिक भी आपको बता दूंगा। ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि मैंने कैसे इसको ऑटोमेट किया है, कैसे फॉर्मूले इसमें फिट किए हुए हैं। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।